तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नया टॉपिक जो कि है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके शेप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो नंबर होते हैं वो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपने बोला था p मतलब l इक्वल टू जब 1 होगा तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन +1 0 और -1, या फिर आप इसको ऐसे उल्टा लिख लीजिए -1 0 +1। तो ये तीन ओरिएंटेशन होते थे, आप बोलते थे तीन ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन बात अब यहाँ पे ये नहीं है, बात इसकी है कि जो p के तीन ऑर्बिटल होंगे जिसका ओरिएंटेशन +1 होगा, +2 होगा, सॉरी 0 होगा और -1 होगा, ये तीन ऑर्बिटल जो है p होंगे वो किस तरह का शेप रखते हैं। और एक बात आपने बोला l इक्वल टू 0 होगा तो यस क्या बोलते थे आप, या बताइए जरा। यस क्या बोलते थे आप, एस बोलते थे। अब जो यस है, यस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है सिर्फ 0 होगा, मतलब 1, एक ही नंबर आएगा, एक ही ओरिएंटेशन शो करेगा, मतलब इसके पास एक ही ऑर्बिटल होते हैं। तो यस के एक ही तरह का शेप हो सकता है। वो शेप क्या होगा, यस के पास एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल का शेप होता कैसे है ये बात। और देखिए जब l इक्वल टू 2 होता है तब आपके नंबर ऑफ ओरिएंटेशन जो होते हैं ml की वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2 हो जाती है ना। तो यानी कि कुल 1 2 3 4 5 वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब आपको पता है l इक्वल टू 2 होता है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, d बोलते हैं। तो इसका मतलब d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये 5 ऑर्बिटल हैं तो 5 ऑर्बिटल जो है इन पांचों ऑर्बिटल्स का जो 5 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, ये 5 ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, इन सारी चीजों की बातें हम लोग करने वाले हैं, जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि यस के सिंगल ऑर्बिटल, p के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके शेप किस प्रकार से होते हैं, यही शेप के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो आप देखिए कह रहे द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन किसको कहते हैं हम लोग, साई को कहते हैं। देखिए कहने के लिए तो जैसे देखिए पी साई लिखते हैं इसको, लेकिन पढ़ते हैं इसको हम लोग साई है। ठीक है, याद रखिएगा। वेव क्या होता है, साई को ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहते हैं। कह रहे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो साई होता है इन एन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग, उसका कोई फिजिकल मीनिंग तो नहीं होता, लेकिन मैथमेटिकली बात की जाए, अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ये क्या है, फंक्शन है ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वैसे तो इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती है, लेकिन अगर मैथमेटिकली इसकी बात की जाए तो जो साई है आपका वो एक प्रकार का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। बात याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि साई की कोई फिजिकल मीनिंग है, नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली जो है ये इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। कौन, साई। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे फॉर अ डिफरेंट ऑर्बिटल प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ फंक्शन। सुनिए किया क्या गया, जब जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए जो है प्लॉट किया गया, मतलब ग्राफ बनाया गया करेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, किसके बीच में, वेव फंक्शन के बीच, वेव फंक्शन एज अ फंक्शन, मतलब साई के बीच में, साई और आर का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब मतलब जो है न्यूक्लियस से लेकर के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है उसको आर मान लिया गया इसके। और ये जो इस कोऑर्डिनेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पोजीशन पे जिस तरह से वेव फंक्शन शो कर रहे हैं, इसके वेव फंक्शन यानी कि साई, और यहाँ पे जो इनके बीच का डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इसके बीच में,
इसके आर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ग्राफ प्लॉट किया गया तो आगे देखिए भैया ग्राफ प्लॉट कैसे किया गया। कह रहा है कि गिवन प्लॉट, इस प्लॉट में देखा गया है कि जो 1s होता है, अब 1s किसको कहते हैं बता दीजिए जरा आप लोग। 1s का मतलब देखिए ये जो नंबर पहले लिखा हुआ है 1, ये n को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके बाद लिखा हुआ है s वो l की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया, और l इक्वल टू 0 हो जाएगा जब s लिखा रहेगा। तो इसका मतलब 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और l इक्वल टू 0 है। ऐसे 2s में जरा बताइए मुझे। बिल्कुल देखिए अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब n की एजीमुथल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा। एजीमुथल क्या हो जाता है, s के लिए एजीमुथल क्या होगा 0, p के लिए एजीमुथल 1, d के लिए एजीमुथल 2 और f के लिए एजीमुथल क्या होता है 3। बहुत अच्छे, ऐसे आप याद रखिए हमेशा। अब आगे टू जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न कहते हैं, मैक्स बॉर्न कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न कहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, यानी कि साई का स्क्वायर कर दें। वेव फंक्शन का जो स्क्वायर होता है, यानी कि जो साई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है एट अ पॉइंट गिवन, किसी भी गिवन पॉइंट्स पे, किसी भी पॉइंट पे क्या शो करता है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू शो होगी, जिस जगह पे साई स्क्वायर की वैल्यू होगी पाई जाएगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन पॉइंटेड होगा। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, जहां पे वेव फंक्शन होता है, यानी साई स्क्वायर की वैल्यू यानी साई स्क्वायर की वैल्यू से हम इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए द वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ आर, कह रहा है जैसे जैसे आर क्या होगा चेंज होगा, वैसे वैसे साई की वैल्यू क्या होगी वेरिएशन करने लगेगी, चेंज होने लगेगी। आर क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस। इसका मतलब है न्यूक्लियस से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है या घटता है, वैसे वैसे क्या होता है साई स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना जो वो क्या होती है कम और ज्यादा होने लगती है अकॉर्डिंग टू द लेंथ फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से जो उसका रेडियस है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रेडियस न्यूक्लियस से कम आगे पीछे होने लगेगा, वैसे ही उसके क्या होंगे वेरिएशन आने लगेगा साई स्क्वायर की वैल्यू में। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है 1s एंड 2s ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के बारे में गिवन है। मैं फिर से पहले एक बार बता दूं कि ये दोनों मैं समझाने जा रहा हूँ ग्राफ आपको। इसके पहले एक बार बता देता हूँ कि आपने अभी भी यहाँ पे पढ़ा कि जैसे जैसे क्या होगा रेडियस न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो होता है वो चेंज होगा, वैसे वैसे साई स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कम ज्यादा होने लगेगी। तो अब मैं देखिए आते हैं ग्राफ पे भैया। ग्राफ दिख रहा है बुक में, आप लोग अपने बुक से भी ग्राफ ओपन कर लीजिए, ठीक है। खुल गया ग्राफ सभी का, बहुत अच्छे। देखिए ग्राफ ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो ग्राफ खुल जाने दीजिए, मैं समझाता हूं आपको। ठीक है भैया अब खुल गया। देखिए अब ये देखिए जो ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो किया है। अब देखिए ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस है और ये हो गया आपका जो है वेव फंक्शन, ठीक है। ये जो ग्राफ आपके ऊपर वाले हैं ये दोनों देखिए न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का और उसके वेव फंक्शन, यानी जिस कोऑर्डिनेट पे है वो इलेक्ट्रॉन, उस कोऑर्डिनेट पे जो है वेव फंक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन का, उन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। जबकि एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे जो प्लॉट आपको दिख रहा है, ये आपका ग्राफ जो है ये देखिए इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस और उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, मतलब उसका साई स्क्वायर की वैल्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। देखिए ये यहाँ पे भी है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इसमें से जो ये पहला वाला ग्राफ है ये 1s ऑर्बिटल के लिए है, जबकि ये वाला ग्राफ जो है 2s ऑर्बिटल के लिए है, ठीक है। तो अब आपको जो है ये ग्राफ बहुत अच्छे से मैं समझाता हूं कि 1s ऑर्बिटल का ग्राफ और 2s ऑर्बिटल का पहला नंबर,
जो वेव फंक्शन पहला जो इधर वाला ग्राफ है ये वेव फंक्शन और रेडियस के बीच में है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियस के बीच का ग्राफ है। जरा समझिए इसको। अब देखिए इस ग्राफ में जो आपका पहला वाला ग्राफ जो दिखाई दे रहा है वेव फंक्शन और जो है जो रेडियस के बीच में जो ग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, बड़ा समझिएगा पहले आप। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच दी गई, ये लाइन, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन खींची गई है ये लाइन है रेडियस की, और रेडियस लिखा गया है नैनोमीटर में। तो ये 0.4 नैनोमीटर, 0.8 नैनोमीटर आपका जो है स्केल पे दिखाया गया है, और एक लाइन ऐसे खींची गई है वाई एक्सिस पे, और ये लाइन जो है इस पे भी देखिए यहाँ पे 0, ठीक है, इस पे क्या गया वेव फंक्शन लिखा गया है, यहाँ पे 0 लिया गया है, और ये क्या है 40 लिया गया है, और ये 80, 120, ये देखिए 160 ले लिया गया है। तो ये आप देखिए आपका वेव फंक्शन और जो है रेडियस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब मैं इसी को समझाता हूं आपको। अगर देखिए बेटा कि जो है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये आपका देखिए ये डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस मान लीजिए इसको, ये न्यूक्लियस है, जो पॉइंट मैंने अभी ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये आपका न्यूक्लियस है। क्या हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब सोचिए कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा है। ये देखिए जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर गए हैं आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख क्या रहा है आपको कि यहाँ पे जो ये वेव फंक्शन है, ये देखिए जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया है, वेव फंक्शन यहाँ पे देखिए, ये वेव फंक्शन की लाइन है, यहाँ पे 0, तो इसी लाइन पे तो है ये, तो ये इसका मतलब वेव फंक्शन यहाँ पे क्या शो करता है, 0 शो करता है। और लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं न्यूक्लियस के पास आते रहते हैं, वैसे वैसे वेव फंक्शन क्या होता है, बढ़ने लगता है। देखिए या इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा वेव फंक्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है। ये कंडीशन थी 1s की। ये ग्राफ प्लॉट किया गया था किसके बीच में, वेव फंक्शन और रेडियस के बीच में। ऐसे 2s का ग्राफ देख लीजिए, जो 2s होता है उसके लिए क्या होता है, 2s है तो भैया वैसे भी न्यूक्लियस से दूर ही रहेगा, तो 2s में कह रहा है कि देखिए न्यूक्लियस से डिस्टेंस दिखाया गया है। अब भैया न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस दिया गया पर इसको आप समझने की जरूरत है, समझे आप। अब देखिए न्यूक्लियस से डिस्टेंस मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेव फंक्शन कम होता जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस, देखिए आपने समझा था ना, यहाँ पे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैंने बोला था आपको कि वेव फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा और 0 हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 वाली लाइन से भी नीचे आ जाएगा, है ना भैया, 0 लाइन से नीचे हो जाता है। तो अब आपको पता है 1s जो होता है न्यूक्लियस से सबसे पास होता है, और 2s न्यूक्लियस से दूर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 0 हो सकता है तो ये 0 से भी इसकी, अगर इसकी डिस्टेंस इतनी है कि इसका वेव फंक्शन 0 हो गया तो 2s तो उससे भी ज्यादा दूर होगा, तो इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है। तो देखिए अभी यही चीज आपके ग्राफ में दिखाया गया, ये देखिए। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो 0 लाइन है, ठीक है, जब न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगा तो वेव फंक्शन कम होने लगेगा, लेकिन जब डिस्टेंस ज्यादा ही बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन माइनस में चला जाएगा, तो ये निगेटिव डेविएशन शो करने लगेगा। देख रहे हैं वेव फंक्शन माइनस में चला गया है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है बेटा, बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखिए, तो इसका मतलब अभी यानी कि कंसेप्ट दोनों में तो एक ही लग रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, देखिए ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखिए डिस्टेंस बढ़ा तो 0 से क्या हो गया, कम होता जा रहा है, और ये डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, डिसकंटिन्यू हो जाता है आपका ग्राफ। और ये लेकिन जो भी रहेगा वो नेगेटिव जो है डेविएशन शो करेगा, क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है भैया। तो ये 2s की कंडीशन होती है, यानी कि जो वेव फंक्शन और रेडियस का ग्राफ होता है, इन केस ऑफ 2s ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, जबकि 1s नेगेटिव डेविएशन नहीं शो करता। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ग्राफ समझाता हूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जो है रेडियस के बीच में, मतलब होता कहाँ ज्यादा पाने के चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, इस सेम ऐसी कंडीशन, न्यूक्लियस से जब बहुत दूर होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जितने पास होते हैं, ठीक है, जैसे आप देखिए बहुत पास आ गया, यानी 0.4 नैनोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे आ गया, यानी कि 0.2 नैनोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे जब न्यूक्लियस के आता है, आप आएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के जो है पाए जाने के चांसेस जो होंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा और ये कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या है, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होती है, इन्फिनाइट तक बढ़ती है। तो ये 1s के लिए हो गया। ऐसे 2s की बात करें हम लोग तो 2s में क्या होगा
कि जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे आप होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, जो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस के पास आएंगे तो एक बार प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक नोड है जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी जहां जीरो होती है ना उसको नोड कहते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो दिखा रहा है, ये प्रोबेबिलिटी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जीरो, तो इसे हम नोड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी क्या दिखा रहा है बेटा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। इसी पॉइंट को हम लोग नोड कहा जाता है। नोड वो प्लेस होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि साई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, उसी को नोड कहते हैं। इस बात को याद रखा करिए। तो नोडल प्लेन है। और देखिए इसका मतलब 2s में नोड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नोड। तो इसमें वन नोड है, कितने नोड है, वन नोड पाया जाता है 2s में। अब देखिए फिर क्या होता है, नोडल प्लेन से फिर देखिए और ज्यादा पास में जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी, प्रोबेबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस। अब ओवरऑल इस ग्राफ पे एनालिसिस करने के बाद एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना होती है, आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के सबसे पास वाले एरिया में होती है, चाहे वो 1s का हो चाहे 2s का हो। इसका मतलब है कि जो ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल जैसे 2s क्या था आपका, ये ऑर्बिटल ही तो था, 1s का एक ऑर्बिटल है, यानी कि ऑर्बिटल किसी कोई भी ऑर्बिटल, चाहे वो 1s का हो चाहे 2s का हो, कोई भी ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास पाया जाएगा, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया बेटा, अब आगे समझते हैं। तो आपने देखा क्या कि जो कर्व थे, आपने देखा कि यू मे नोट दैट द कर्व ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर डिफरेंट। दोनों के जो कर्व थे, दोनों का जो ग्राफ था, आपने देखा कि दोनों का डिफरेंट होता है। इट मे बी नोटेड दैट, आपने क्या देखा कि जो 1s ऑर्बिटल था, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम, कहां मैक्सिमम थी, एट द न्यूक्लियस। यही तो बताया था बेटा, न्यूक्लियस के एकदम पास वाले पार्ट पे क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, एंड डिक्रीज शार्पली, और भैया क्या होती है, कम होने लगती है, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है जब आप क्या करते हैं, मूव करते हैं। कहां मूव करते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं आप, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मूव करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो क्या होगी, कम होने लगेगी। ये देखिए अवे फ्रॉम इट, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास आने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करने लगती है। समझ आ गया कि नहीं, बुक खोल लिया आप लोगों ने, आप लोग जवाब जरूर ये कमेंट करके बेटा, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं कि अवे फ्रॉम इट, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा या जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब है उसके साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। फिर ऑन अदर हैंड, अगर दूसरे तरीके से बात की जाए बेटा, 2s ऑर्बिटल, तो हमने 1s की बात की, अगर 2s की बात की जाए तो आपको पता है 2s न्यूक्लियस के उतना पास नहीं होता जितना पास 1s होता है। इसका मतलब है एज ए कंपेरिजन ऑफ 1s, 2s में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट डिक्रीज, आपने देखा था ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहले क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, और डिक्रीज करके क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी ना भैया, देखा था नहीं आपने, जीरो बन गई, एंड अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज, फिर से बढ़ना शुरू कर दी, देखा नहीं था आपने। ये देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या थी, पहले ऐसे से आया लाइन, फिर ऐसे अचानक बढ़ा, फिर डिक्रीज किया, फिर अचानक बढ़ना शुरू कर दिया, यही तो देखा था आपने ग्राफ। वेव फंक्शन 2s के लिए ये साई स्क्वायर था और ये r था, आपने ग्राफ में यही तो देखा ना भैया, बिल्कुल ये ग्राफ था आपका। तो ये नोडल प्लेन है, तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो वही कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीज, 2s के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहले डिक्रीज करती है, ठीक है, यहाँ देखिए डिक्रीज कर गई, तो डिक्रीज करने के बाद फिर शार्पली क्या करती है, डिक्रीज करती कहां तक, जीरो बन जाती है, एंड अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज, फिर से बढ़ना शुरू कर देती है। जहां पे डिक्रीज करके जीरो हो गया उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे, नोडल सरफेस कहते हैं।
बहुत अच्छे। आफ्टर द रीचिंग ऑफ स्मॉल मैक्सिमा, ठीक है, यानी कि जब वो अपनी मैक्सिमा पे पहुंच जाता है, इट डिक्रीज अगेन, जब बहुत ज्यादा यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो फिर से क्या करने लगेगा, घटना शुरू कर देता है। एंड अप्रोच टू जीरो, और फिर से क्या बन जाएगा, जीरो बन जाता है। और जब जीरो बन जाता है, एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज, आर की वैल्यू जैसे से बढ़ती जाएगी भैया, वैसे वैसे जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि याद रखिएगा, किसी भी एटम से के न्यूक्लियस से आप जितना ज्यादा दूर जाएंगे, आर की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा आर बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस खत्म होने लगेंगे। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। और क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, बड़ी इंटरेस्टेड लाइन आ गई है। कह रहा है द रेजिन्स, अब देखिए जरा, रेजिन्स, द रेजिन्स वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस रिड्यूस टू जीरो, जहां पे याद देखिएगा भैया, जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस कहते हैं। या फिर ज्यादा घुमा फिरा के बात ना करे तो सिंपली आप कह सकते हैं भैया नोड बन गया है। तो याद रखिएगा, कोई आपसे पूछता है, कहीं पूछा जाता है कि नोड क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जिस जगह पे, जिस रेजिन्स पे या फिर न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाती है, उसी प्लेन को, उसी रेजिन्स को नोडल सरफेस या नोड्स कहा जाता है। नोड्स पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं पाए जाते, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता नोड पे। समझ आ गया, नोडल सरफेस। कह रहा है इन द जनरल इट इज द हैज बीन फाउंड दैट एन एस ऑर्बिटल हैज, अगर आपसे पूछा जाए, ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा आप, कह रहा है एन एस ऑर्बिटल हैज एन माइनस वन नोड, किसी के पास कितने नोड होंगे, एन माइनस वन नोड होंगे, यानी जितना भी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा रहेगा ना, उससे एक कम नोड होगा। अब देखिए, जैसे मैं के पास कितने नोड होंगे, तो आप कहेंगे भैया जीरो नोड होंगे। समझ आ गया कि नहीं। अगर मैंने कहा कि 2s के पास कितने नोड होंगे, बताइए भैया, ये 2 आ गया ना, तो n माइनस, इसमें 1 माइनस कर दीजिए तो 1 नोड हो जाएंगे। मैं कहा कि 3s के पास कितने नोड होंगे, बहुत अच्छे, आपने बताया 2। मैंने बोला 4s के पास कितने नोड होंगे, तो आपने बोला 4 से एक कम करिए ना, 3। अब जरा बताइए मुझे जरा आप लोग, 5s के पास कितने नोड होंगे, कमेंट करके बताइए मुझे, तुरंत कमेंट लिख के भेजिए, कितने हो जाएंगे। वाह, बहुत अच्छा जवाब, 4 नोड। कितने हो जाएंगे, नोड। तो आप एक चीज सीख लिए ना, क्या सीखा आपने, अभी अभी मैंने सिखाया कि एन एस ऑर्बिटल अगर आपका दिया है और उसके अंदर नोड पूछा जाए, तो ध्यान दिया करिए कि उसके यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है ना, इसी में से एक माइनस कर दीजिए, तो ये एन एस ऑर्बिटल के पास कितने नोड होंगे पता चल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो एक बात बता दूं, अभी मैं बहुत से फार्मूले बताऊंगा नोड कैलकुलेट करने का, लेकिन हर फार्मूला अलग अलग कंडीशन के लिए होगा। तो ये आप सिर्फ एनएस ऑर्बिटल के लिए है, मतलब सिर्फ यस सबसेल वाले ऑर्बिटल्स के लिए है, याद रखिए। दैट इज द नंबर ऑफ नोड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत अच्छे, आप देखिए जैसे जैसे एन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वन वन होगा तो एक ही नोड होगा, एन टू होगा तो वन नोड हो जाएगा, ये जीरो नोड, वन नोड, ये एन टू थ्री हो गया तो टू नोड, एन फोर हो गया तो थ्री नोड, यानी कि नोड्स के नंबर क्या हो रहे हैं, देखो बढ़ते जा रहे हैं, जीरो से वन टू थ्री, जैसे जैसे वन टू थ्री फोर ये होता जा रहा है। ठीक है, इससे एक कम ही है लेकिन बढ़ तो रहे हैं ना, आप कह सकते हैं ये क्या करता है, नंबर ऑफ नोड, यहां देखिए, नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ये तो मैं आपको बता दिया, ये देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका जो है 2s है उसके पास एक ही नोड होंगे, 3s के पास कितने नोड होंगे, 2 नोड्स होंगे। बहुत अच्छे बेटा, आप लोग समझ बहुत अच्छे से रहे हैं, बड़ा खुशी हो रही है मुझे।
आप देखिए, अब आता है हमारा, कह रहा है कि these probability density variation can be the visualized in the term of the charge cloud। कह रहा है ना, प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी होती है उसमें जो वेरिएशन होता है, मतलब चेंज आता है, कैन बी विजुलाइज्ड। उसको कैसे विजुलाइज करते हैं हम लोग, कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे दिखाएंगे, भैया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा और यहाँ पे कम है, तो उसको साई स्क्वायर तो मान लीजिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। लेकिन अगर हमको कहीं पे क्या करना है, डिजाइन करके दिखाना है, डायग्राम बना के दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए कह रहा है कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वेरिएशन विजुलाइज करना है, मतलब शो करना, दिखाना है, तो उसको हम कहते हैं चार्ज क्लाउड डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा? चार्ज क्लाउड डायग्राम बनाना पड़ेगा। कह रहा है इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में किया क्या जाता है, आप ध्यान से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, तो आप बताइएगा, बाय यूजिंग क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। और दिस डायग्राम द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स, यहाँ पे डायग्राम में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसको ऐसे डॉट बना के दिखाया जाता है। देखिए मैंने डॉट बना दिया ना ढेर सारा, ये देखिए ऐसे डॉट बना के दिखाए जाते हैं, ठीक है। इन द रीजन्स रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रॉन, और उस भाग पे डॉट बनाए जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसी रीजन पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं कि ये एग्जाम्पल है कहाँ पे। देखिए 2 पॉइंट बना रखा है यहाँ पे, ये देखिए आराम से भाई साहब को, 2.13 का ए वाला जो है इसी का एग्जाम्पल है। डायग्राम खुलने दीजिए, समझाता हूँ बेटा, समझने में मजा आ रहा है? बिल्कुल, कमेंट लिख के जरूर किया करिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट नहीं करते, लगता है पढ़ाता जा रहा हूँ, कुछ जिंदगी चलती ही जा रही है बस, और कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते, कॉन्फिडेंस बढ़ाया करिए। अब देखिए भैया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बनाया गया किसके लिए, 1s के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम 2s के लिए। अब देखिए भैया 1s के केस में क्या है कि 1s जो होता है वो देखिए स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का हो गया। और इस स्फीयर में सबसे ज्यादा डॉट कहाँ दिखाई दे रहे हैं? स्फीयर के सेंट्रल पार्ट पे, जबकि इससे दूर जाने पे क्या हो रहा है, डॉट्स के कम होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सर्कल के बाहर कम है भैया। इस जो है स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा चांस कहाँ पे हैं, सेंट्रल पार्ट पे हैं। ये न्यूक्लियस पार्ट है, न्यूक्लियस के पास वाला पार्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाने के चांसेस होते हैं। समझ में आ गया? और जबकि 2s के केस में क्या है, जरा देखिए कि ये जो आपका है बाउंड्री, इसकी बाउंड्री हो गई, यानी कि इसका स्फीयर हो गया। इसमें भी सेम वही कंडीशन, स्फीयर के बाहर तो इलेक्ट्रॉन के चांसेस कम है, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डॉट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, तो ये स्फीयर के अंदर वाला पार्ट है, लेकिन स्फीयर के अंदर वाले पार्ट में भी एक पार्ट बन गया, ये देखिए ये छोटा सा एक बन गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। क्यों नहीं प्रेजेंट है बेटा? क्योंकि आपने पढ़ा था ना जब अभी डायग्राम बना रहे थे, आप याद है जब आप डायग्राम बना रहे थे प्रोबेबिलिटी का, तो आपने देखा क्या, ये प्रोबेबिलिटी क्या होती, यूं बढ़ती फिर ऐसे कम हो जाती फिर ऐसे बढ़ जाती थी, ये नोड बन जाता था ना यहाँ पे। तो ये वही नोड है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वही नोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है, फिर अचानक क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, फिर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है, ये वाले पार्ट पे है। तो यानी कि बीच में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है, नोड बन गया है। क्या बन गया है? नोड। क्योंकि 2s में एक नोड होता है ना, तो वही नोड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड डायग्राम से शो किया गया है। ठीक है बेटा, आप कहेंगे कि सर ये जो हमारा बी वाला डायग्राम बनाया है ये क्या है, तो अब मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके इस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, तो आप समझ लिया करिए। तो जो ए वाला भी मैं समझा रहा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट था of a 1s and 2s orbital. This density of the density of the dots represented the probability density. जो dots थे
वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रेजिन। जहाँ पे डॉट ज्यादा होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे। जबकि जो बी वाला है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो एक बॉन्डी सरफेस डायग्राम है, इसका 1s एंड 2s का। ये बॉन्डी सरफेस है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही, ठीक है। देखिए टॉपिक दिख रहा है आपको? देखिए टॉपिक दिख गया। ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको मैं समझाऊंगा कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसे बनता है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होता है। तो देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं एक बात, बड़ी इंटरेस्टेड बात बता देता हूं कि मैं टीचर हूं कि जो कभी भी किसी टॉपिक को जल्दी स्किप नहीं मारता। गलती से अगर मेरे से स्किप हो गया तो स्किप हो गया, लेकिन बाकी मैं स्किप करने वाला नहीं हूं। मैं एक चीजों को एनसीईआरटी जो बुक होती है आपकी, NCERT बुक से पढ़ाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? आप किसी भी एग्जाम को अगर प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्जाम, चाहे वो आपका एकेडमिक CBSE बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका CBSE हो, चाहे वो आपका नीट हो, ठीक है, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे IT का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप किसी का भी प्रिपरेशन करें, ठीक है, आप सबको ये कंप्लीट कोर्स की जरूरत होगी, एक कंप्लीट प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होगी, वो NCERT प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको NCERT ही पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स आपके लिए बेस्ट रिजल्ट की मैं कामना कर रहा हूँ। तो आप इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, और जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ उसे एक बार घर पे अपने मन से एक बार पढ़ा करिए। मैं सच में बता रहा हूँ कि आपकी सच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल लेके आते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, भरपेट खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए।